क्या दिखा तो नहीं रहा है। वहां पे लाइव हो गए। हाँ, जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग ने अपने यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल है, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आज एक हम लोग ने वोटिंग कराई थी आप लोग से। बस एक मिनट में ऑफ कर दूं, नहीं तो अपनी आवाज मुझे ही बार बार आएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आज हम लोग ने वोटिंग कराई थी कि क्या क्या चीजें फ्री की जाए। ठीक है और जैसा कि उम्मीद था, लोगों को सारी चीजें ही फ्री चाहिए। खैर, आपको पता है कि यूपीएससी हिंदी टीम बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है। इस मनी माइंडेड सिटी का ध्यान रखते हुए हम लोग ने जो भी दोनों चीजें थी दोनों फ्री करने की पूरी कोशिश की है। और हम लोग आपको प्रीलिम्स से पहले, समीर सर हमारे साथ हैं। समीर सर वीक में 4 क्लासेस आपके सीसेट के लिए लेंगे और ये वीकली 4 क्लासेस प्रॉपर शेड्यूल वाइज चलेंगी। टॉपिक वाइज सर डिस्कशन करेंगे। सर अभी शॉर्ट में बताएंगे कि जैसे पंचायत शुरू होने से पहले सर 2 मिनट में आप शॉर्ट में समझा दीजिएगा कि आप करने क्या वाले हैं, प्लानिंग क्या आपकी 2 मिनट में आप शॉर्ट में बता दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि जो 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मोस्ट प्रोबेबल है, पूरे साल के करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन यूपीएससी यूपी पीसीएस के कॉमन रहेंगे। इसके अलावा 100 क्वेश्चन अलग से उसमें यूपी पीसीएस के रहेंगे। तो हम लोग इस तरह से कोशिश करेंगे कि 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के माध्यम से आपका कंप्लीट करा दिया जाए पूरे साल का करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री रहेगी। हालांकि इसमें एक ग्लिच है, थोड़ा सा ग्लिच ये है कि इसकी पीडीएफ पहले पेड बैच वालों को सबसे पहले मिलेगी, उसके 10 दिन बाद, ताकि हम लोग अभी प्रमोशन होता रहे। और जो पेड वाले हैं, क्योंकि गौरव सर मनी माइंडेड है, ये तो भाई क्लियर मामला है ही, इसमें तो कोई चोरी छुपी बात है नहीं। तो जो पेड बैचेस हैं, चाहे आप प्री टाइम बैच में हो, आप ध्रुव बैच में हो, आप क्रैश कोर्स वाले बैच में हो, आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज वाले बैच में हो, आपको सबसे पहले वो पीडीएफ्स मिलेंगी। ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। उसी जो आपने जितने पैसे में ज्वाइन किया वही चीजें ऐड रहेंगी। और ओपन जो फ्री वाले लोग हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है, उनको भी उसके 15 दिन बाद या 10 दिन के अंदर जल्द से जल्द उनको भी फ्री प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका वीडियो डिस्कशन भी किया जाएगा। तो हर चीज ये फ्री रहेगी आपके लिए, ताकि आपका प्रीलिम्स निकल पाए। और प्री पंचायत तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो प्री पंचायत स्टार्ट करने से पहले समीर सर को मैं माइक दे रहा हूं, 2 मिनट में ये जल्द से जल्द बता दें कि क्या क्या होने वाला है सीसेट बैच। हेलो। तो जब से मैं यहाँ पे यूपीएससी हिंदी से जुड़ा हूँ, तो यहाँ सेंटर पे चूँकि ढेर सारे कॉल आते हैं, तो कई कॉल चूँकि मेरे पास आते हैं, तो उनमें एक सबसे बड़ी जो क्वेरी रहती है वो सीसेट को लेके रहती है। ठीक है, कि सर सीसेट हमारा बहुत वीक है, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, या सीसेट की वजह से रह जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है, और मैं आपको बोल रहा हूँ डेली डेली ऐसे कॉल आते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि मान लीजिए कि जिसका बचपन से जो है ये बेसिक्स अगर मैथ्स के वीक हो, ठीक है, तो उसके लिए सीसेट जो होती है एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो एक दो कैटेगरी के बच्चे जनरली होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनका मैथ्स अच्छा होता है, जिन्होंने एक तरीके से आईआईटी का प्रिपरेशन की होती है, चाहे इंजीनियरिंग की होती है, तो उनका बहुत अच्छा होता है। उनमें क्या इशू आ जाता है, उनको ओवर कॉन्फिडेंस का इशू आ जाता है। उसमें जनरली सीसेट का पेपर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लास 10th लेवल के, चाहे बेसिक इंग्लिश और मैथ्स के होते हैं। लेकिन वहाँ का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है टाइम लैग का। टाइम लैग का क्या इशू होता है, मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन सही करने एग्जाम में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे अगर 1.5 घंटे का 2 घंटे का देखा जाए 120 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट अगर आप OMR भरने में लेते हैं तो 100 मिनट में आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 मिनट जनरली देने होते हैं, और वहाँ अगर आपका क्वेश्चन अटक गया तो आपको 2.5 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। तो क्वेश्चन वहाँ पे एक टाइमिंग की बात आ जाती है। अच्छे बच्चे भी जो होते हैं कई बार जिनका जीएस जो है वो निकल जाता है, जीएस निकल जाता है, लेकिन अच्छे बच्चे जो हैं सीसेट की वजह से फंस जाते हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। जो ओवर कॉन्फिडेंट है उनको भी थोड़ा सा काम कर लेना है, और दूसरी बात जो जिनको लगता है कि इनका सीसेट वीक है उनको तो खैर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम लोग का ये जो कोर्स है ये सभी के लिए है, और फ्री रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फ्री की तरह हम लोग कवर कराएंगे, इसको हम लोग प्रॉपरली कवर कराएंगे। A to Z जो है, जो भी कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक चीज़ को कवर कराया जाएगा। कोई भी टॉपिक होगा शुरुआत में उसके डिटेल को बताया जाएगा, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा, और मैंने ऑलमोस्ट शेड्यूल बना लिया है, वो आपके साथ शेयर भी हो जाएगा ग्रुप पे। ऑलमोस्ट 60 लेक्चर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, और हर वीक का जो है शेड्यूल आपके पास जाएगा। तो कल से जो है मैं इंट्रो बैच का दूंगा सीसेट का, तो कल से आप लोग रेगुलर बेसिस पे आप जो है कवर कर सकेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग पंचायत जो है अब शुरू करने वाले हैं। एक अनाउंसमेंट और
जब सब लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो हम भी कर दें, ठीक है? हाँ ठीक है। तो सभी को जय हिंद। तो बात चलिए जहाँ पे सीसेट का, तो पहले आप लोग कुछ दिन क्लास चलिए करिए, ठीक है? जैसा उसका जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो हम लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में सीसेट का एक टेस्ट भी कराएंगे। टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो अभी आप लोग कुछ दिन पढ़िए, मतलब 1 मंथ के लगभग अभी आप लोग पढ़िए, और उसकी प्रैक्टिस करेगा आप लोग ओपन टेस्ट है, ठीक है? हाँ, फिर ओपन फ्री रहेगा। तो ये जो फ्री हाँ, तो पंचायत में लोग जुड़े नहीं आज ज्यादा। और सीसैट के साथ ही अंतर व्यक्तिक कौशल, जो कि यूपीपीसीएस सीसैट में भी एक स्पेशल बाधा के तौर पे आता है, उसकी भी क्लासेस कराई जाएंगी। एक प्रश्न भी आया था कि सर इंटरपर्सनल स्किल्स या अंतर व्यक्तिक कौशल भी होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा, उसमें शामिल होगा, आप उसके लिए परेशान मत रहिए, ठीक है? तो पहला प्रश्न मेरा है प्लासी के युद्ध से संबंधित। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। प्लासी का युद्ध 22 जून 1957 को लड़ा गया था। दूसरा, यह युद्ध सिराजुद्दौला वह मीर जाफर मतलब साथ में लड़े थे, और वर्सेस कंपनी, जो कि क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी थी, उसके मध्य लड़ा गया था। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि इस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का फौजदारी अधिकार मिल गया था, ठीक है? प्लासी का वॉर हुआ था। अगर शुरुआत किया जाए अपना मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 2 वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। इसलिए हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि भाई ब्रिटिश वॉर करने के लिए आई, उससे पहले ब्रिटिश व्यापार करने के लिए आई थी। तो पहली बार जो है डायरेक्टली लड़ाई करी। बंगाल के जो भी उस समय नवाब थे, उनका नाम सिराजुद्दौला था मेरे ख्याल से, ठीक है? तो उनकी एज बहुत कम थी, और उनके जो कोर्ट थे, जो एक तरह से उनका दरबार था, उसमें काफ़ी ऐसे उनके मंत्री थे, जगत सेठ थे, हाँ, और ओमी चंद थे, रायचंद थे। तो ये सभी जो है, हाँ हाँ, तो उसकी वजह से जो है बेसिकली उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव से वॉर हुआ था। और उसके बाद जो सर ने एक उसमें ऑप्शन दिया था कि दीवानी मिली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, मेरे ख्याल से 1764 में मिली थी, जब बक्सर का वॉर हुआ था, उसके बाद दीवानी मिली थी। तो ये इसका आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। दूसरा है, यह नवाज सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य लड़ा गया था। तीसरा युद्ध है, जो मीर जाफर थे वो कंपनी की ओर से मिल गए थे, और इस वजह से मीर जाफर कंपनी मतलब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और मीर जाफर नवाब बना था, ठीक है? इसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। तो याद रखने हैं, रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्टाद्वैत दिया था, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया था, निम्बार्काचार्य ने जो है उन्होंने द्वैत अद्वैत दिया था, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत किया द्वैतवाद दिया था। और हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें पुष्टि मार्ग जो है वो वल्लभाचार्य का है। पुष्टि मार्ग पोषणम तथा अनुग्रह, ठीक। कल चूंकि मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ रहा था तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो आज मैं फिर से हिंदी पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है? तो आज पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से सुनेगा और विचार करिएगा, ठीक है? तो पहला ये है कि अष्टाध्यायी की रचना पतंजलि ने की है, पहला है। दूसरा है तोल्काप्पियम तेलुगु व्याकरण की रचना है। और तीसरा स्टेटमेंट है गाथा सप्तशती एक प्राकृत रचना है। काल की गाथा सप्तशती बिल्कुल, और पहला पाणिनि का अष्टाध्यायी है, और तोल्काप्पियम तमिल है कि तेलुगु को संगम में है। तोल्काप्पियम ने लिखा था, तमिल है, ठीक है? तो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। तो बस वो क्या कहते हैं, तीसरा सही है, हाल प्राकृत में लिखे थे, गाथा सही उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है क्या बीच में? मतलब एकदम एकदम आ नहीं, रही है। मतलब ऐसा तो नहीं कि माइक आपका ऐसा तो अरे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो बस थर्ड स्टेटमेंट सही था, गाथा सप्तशती एक प्राकृत रचना है, ठीक है? अष्टाध्यायी जो है एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी, ठीक है? पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी थी, और जो तोल्काप्पियम है वो तमिल व्याकरण की रचना है, न कि तेलुगु की, ठीक? अब नहीं मेरा तो इसके साथ अब मेरा क्वेश्चन है, आपको मैच द कॉलम बताना है आंसर, ठीक है? मैच द कॉलम आंसर बताना है, ठीक है? नहीं, आप यूपीएससी हिंदी वाला अकाउंट से लॉगिन कीजिए, ठीक है? अब आंसर सुनिए यहाँ पे। वो अब हम लोग ने आज से नया वो शुरू किया है ना, पेन ड्राइव लगा दिया है, तो अब बिना पेन ड्राइव के लॉगिन नहीं हो सकता।
बहुत खुशी की बात है, मतलब अच्छा लगा नई नई टेक्नोलॉजी देख के। खैर वो सब बकैती बाद में करेंगे, क्वेश्चन मेरे ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, ठीक है, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। और तीसरा स्टेटमेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, यानी इंडियन एसोसिएशन के, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है वो सर, आप थोड़ा सा दूसरा ही सोच रहे हैं, चट्टी नहीं होंगे, आप मद्रास नेटिव एसोसिएशन सोच रहे हैं, मैंने पूछा मद्रास महाजन सभा। हाँ मैं बता दे रहा हूं, तो देखिए इस पहला ऑप्शन था राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, बिल्कुल। तो मैं अब आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट आंसर। देखिए राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष से स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गजलू नरसू चेट्टी, ठीक है, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे, ध्यान रखना है, न कि मद्रास महाजन सभा, ये कंफ्यूजन नहीं आना है। तीसरा स्टेटमेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, एकदम सही है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है, और दूसरा गलत है। तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत। वो बेसिकली माइक में आवाज सप्रेस्ड है अगल बगल की, इससे अमीर सर की आवाज नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं है। अब से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो बोलेगा उसको माइक दे देंगे, इससे अच्छी भी है। अच्छा मुझे एक बात और बतानी थी, जैसे कल कुछ लोग सजेशन दे रहे थे कि सर पीछे क्वेश्चन ओपन करके रखा जाए। देखिए ये चीज इनफॉर्मल है, ये चीज फॉर्मल है ही नहीं। ये जो पंचायत चल रही है इसमें बेसिकली आप लोग को तुक्का लगाना, तुरंत रिएक्शन करना, तुरंत आंसर देना, कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे आप तुरंत आंसर दीजिए। एग्जाम में प्रश्न आया तो आपको एग्जाम में 100 प्रश्न 2 घंटे में अटेम्प्ट करने, यानी प्रश्न पढ़ते ही आपका रिएक्शन आंसर पे आना चाहिए। इसकी तैयारी इसके माध्यम से कराई जा रही है। हम लोग पहले से, हम लोग को खुद नहीं पता होता है क्या क्वेश्चन पूछने वाले, तो स्लाइड्स हम लोग बना ही नहीं सकते। इनफॉर्मल है, इसी का इसमें मजा है। सब लोग तुक्के लगा रहे हैं, सब लोग देखिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। हाँ सही था, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास नेटिव, देखिए नाम भी ध्यान रखिएगा, न आ रहा है ना, लक्ष्मी नरसू न आ रहा है तो नेटिव एसोसिएशन, ऐसे याद रख लीजिए। मद्रास महाजन सभा के 3 लोग थे, वी राघवाचारी, आनंद चार्लू और एक व्यक्ति और थे, क्या नाम था उनका, सुब्रमण्यम अय्यर। ये 3 लोग थे मद्रास महाजन सभा, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चार्लू। अब किसको क्वेश्चन पूछना है? चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि सबसे पहली जो कांग्रेस की अध्यक्षता इसमें से मतलब किसी यूरोपीय द्वारा की गई थी, वो इसमें से कौन है? ठीक है, पहला है सबसे पहले निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? विलियम बेंडर। पहला है हेनरी कॉटन, दूसरा है अल्फ्रेड वेव, तीसरा है विलियम बेडनवर्न और चौथा है जॉर्ज यूले ही है। हम 2 बार तो मेरे हिसाब से सर यूले राइट आंसर है। सर माइक दे दीजिए, एक बार थोड़ा सा वो वाला देख लीजिए, कमेंट्स वगैरह रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि कई लोग अनवांटेड कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो करने दीजिए कोई लोग। नहीं अरे वो हाँ हो जाएगा, फाइंड योर लव करके आ रहा है उसमें, तो मेरे तरफ से उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो जॉर्ज यूले पहली बार प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1888 की। ठीक है, इलाहाबाद कांग्रेस, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय थे जो अध्यक्ष थे। विलियम बेडनबर्न 2 बार अध्यक्ष थे, 1989 और 1910 इलाहाबाद। ठीक है, अल्फ्रेड वेव 1894 में अध्यक्षता करते हैं, हेनरी कॉटन 1904 में अध्यक्षता करते हैं और एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कि 1917 में अध्यक्षता की थी। तो सही क्रम हो जाएगा जॉर्ज यूले, बेडनबर्न, अल्फ्रेड वेव, फिर हेनरी कॉटन। ठीक है, तो कैसे याद करना है? यूले ने बेडनबर्न को हराया, फिर वेव ने कॉटन को। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है, बस
भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो अधिनियम जो 1909 में था, 1909 में था। सेकंड है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। थर्ड है भारत शासन अधिनियम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फोर्थ है इंडियन फ्रीडम एक्ट मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच का शक्ति विभाजन जो है वो यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर है भारत के संविधान में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित था? तो किसको आंसर देना है बताएं। 1935 वाला हाँ 1935 वाला नहीं है मानो। सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर है 1935। तो ध्यान में रखिएगा जो गवर्नमेंट, क्योंकि आप भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में बेसिकली जो चीजें ब्रिटिश शासन से उठाई गई थी वो 1935 के एक्ट से उठाई गई थी, उससे पीछे बहुत ज्यादा नहीं गए थे ये लोग। तो 1935 एक्ट से भारतीय संविधान में चीजें ली गई थी। एकदम बच्चों वाला 1 सेकंड का सवाल पूछूंगा और तुरंत माइक पास कर दूंगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी गई थी? इंदिरा साहनी। बस। अगला मेरा प्रश्न, अच्छा मैं पूछूं। अगला मेरा प्रश्न है पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पोर्ट्स से रिलेटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला ये है कि अंतःदेशीय पत्तन उनको कहते हैं जो नदी या समुद्र, नदियों द्वारा या नहरों द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, ठीक है, जिसका उदाहरण है कोलकाता, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो एंट्री पोर्ट होते हैं, एंट्री पोर्ट या आंत्रपो पत्तन जो होते हैं वो, हाँ एंट्री पोर्ट, ठीक है, वो ऐसे पोर्ट होते हैं जो बेसिकली संग्रहण केंद्रों के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जैसे रॉटरडम है यूरोप के लिए, मैंने उदाहरण भी दिया, रॉटरडम है यूरोप के लिए, ठीक है। तो बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट। तो मेरे हिसाब से पहला है अंतर्देशीय पूछ रहे हैं आप, इनलैंड वाटरवेज पूछ रहे हैं। तो इनलैंड वाटरवेज का जरूरी नहीं है कि वो समुद्र से जुड़े रहे। अंतर्देशीय मतलब अंतर्देशीय एक है, देखिए कोलकाता पोर्ट एक इनलैंड पोर्ट है, सिंपल से या तो समुद्र से जुड़ा हुआ तो सही है। मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट से। सर आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से भी दोनों सही हैं। आंसर आंसर सही है, लोग समझदार हैं यहाँ पे, ये जान रहे हैं यहाँ पे सब युवा लोग। आंसर दोनों सही है, सही है, दोनों सही है। तो सर बस 1 मिनट दीजिएगा, बस 1 सेकंड। देखिए यहाँ पे युवा लोग हैं, वो भी पता है उसको कि सारे युवा लोग यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं, इसी लोग फाइंड योर लव कर रहा है। बाकी लोगों आप लोगों को पता है यार, टिंडर विंडर 50 टोटो आप लोगों को पता है, जाने दो, इसको भी देखते रहो, बस इग्नोर करो। सर एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हैं? हाँ, अंतर्देशीय जो पत्तन है वो नहरों या नदियों द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, जैसे कोलकाता है हुगली नदी पर, ठीक है। आंथ्रोपो पत्तन है वो बेसिकली संग्रहण केंद्र के रूप में काम करता है, लॉजिस्टिक सुविधाएं वहाँ पे ज्यादा होती हैं अच्छी से, ठीक है। बेसिकली निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये काम करता है। जैसे एशिया के लिए बात करें तो सिंगापुर हो गया, रॉटरडम जैसा कि सर ने बताया था यूरोप के लिए, एक और है बाल्टिक क्षेत्र में कोपेनहेगन, सिटी है, हाँ तो नहीं तो कोपेनहेगन ही है बाल्टिक प्रदेश के लिए, एंट्रोपो पत्तन के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है। बाकी और पत्थर तो मेरा क्वेश्चन है हर 2 साल पे जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है, हर 2 साल पे। तो पिछली बार 2021 में निकला था, ठीक है। तो 2021 को लेके मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे एरिया वाइज जो है शुरुआत के 3 स्टेट जिनका एरिया वाइज फॉरेस्ट है सब, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और परसेंटेज वाइज परसेंटेज वाइज है मिजोरम, फिर है सब, इसमें यूनियन टेरिटरी भी काउंट होगा। सर यूटी वैसे तो है नहीं, स्टेट ही है, तो आप स्टेट का ही दे तो दीजिए। फिर फर्स्ट है मिजोरम, हाँ, सेकंड होगा अरुणाचल प्रदेश और फिर थर्ड भी। थर्ड मेघालय है, ठीक है। तो सर का आंसर सही है, शुरुआत के 2 जो हैं याद होने चाहिए। मैं पूछूंगा। सर एक बार आंसर क्लियर बता। शुरुआत के अगर 2 स्टेट देखा जाए तो एरिया वाइज जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश है और फिर अरुणाचल प्रदेश है, और अगर परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट पूछा जाए तो सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश है और दूसरे पे मिजोरम है। सॉरी मिजोरम फर्स्ट पे है और दूसरे पे अरुणाचल है, ठीक है। तो पहले पे मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल परसेंटेज वाइज। और ये जो है हर 2 साल पे रिपोर्ट निकलता है। परसेंटेज आपको याद होना चाहिए कि फिलहाल जो है कितना % फॉरेस्ट है इंडिया में, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिए। आप फिर से अब विचार करिए आप लोग 3 कथनों पर। पहला है कि कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन की शुरुआत बासवन्ना या बसवन्ना ने की थी।
ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पूरा ध्यान से आप लोग सुनिए पहले, ठीक है। दूसरा ये है कि लिंगायत पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अंतिम संस्कार जैसे अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, अपने उत्तर बताने का पूरा मौका मिलेगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि लिंगायतों के प्रमुख ग्रंथ को जिनान कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीसरा सही है, पहला सही है, पहला तीसरा सही है, मेरे हिसाब से पहला तीसरा सही है। अब आप मेरे बताइए। हिसाब से पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो ठीक इसीलिए है? तो वो दूसरा मानते गलत है, हैं कि पहला शिव में जाके विलीन हो जाते हाँ। हैं, ठीक है। और जिनान कहा जाता है, ये नहीं, मुझे वचन बोल मुझे श्योर है जिनान। हाँ, तो पहला ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। अब इनको जलाया जाता है नहीं जलाया जाता है मुझे आइडिया नहीं है। और तीसरा वाला जो ऑप्शन, मुझे बुक वाला नाम है, मुझे नहीं याद है। तो देखिए, लिंगायत कर्नाटक का एक आंदोलन था, ठीक है, जिसका नेतृत्व बासवन्ना या बसवन्ना ने की थी। कब? 1106 से 1168 में, ठीक है। वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, और जो कलचुरी शासक के दरबार में मंत्री थे, ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो नहीं करते हैं, इसलिए वो दाह संस्कार नहीं करते हैं। हालांकि प्रॉपर विधि के साथ दफनाते हैं। आपने बोला था कि वो खुला छोड़ देते हैं, खुला पारसी लोग छोड़ते हैं। जो भी करते हो मुझे ये नहीं पता, पर ये वाले जो होते हैं ये प्रॉपर दफनाते हैं। और जिनान जो है वो एक तरह का संचार का तरीका होता है, न कि कोई ग्रंथ। संचार का तरीका जैसे हम गा के किसी के साथ संचार कर रहे हैं, तो उस तरह का। हाँ, ये शिव के अनुयायी होते हैं, और गले में यहाँ पे हाथ में पहनते हैं। हाँ, हाथ में भी हो। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इधर कोई रिसेंट अमेंडमेंट तो हुआ नहीं इन लोग में, ठीक है, तो वही 2019 वाला। अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। स्टेटमेंट दोबारा बोलें। पहला स्टेटमेंट है कि अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया। स्टेटमेंट 2 है कि इस अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताने ध्यान दें। इसलिए क्योंकि नहीं तो, लेकिन अधिनियम परिभाषित कर रहे हैं ना थर्ड जेंडर, वो तो बता रहे हैं थर्ड जेंडर परिभाषित कर रहा है, जो जन्म से पुरुष है ना स्त्री है, या फिर जन्म से बाद जिसने लिंग परिवर्तन कर। मेरे हिसाब से पहला दूसरा दोनों सही, यानी डी दोनों गलत। तो दोनों गलत नहीं। देखिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि अधिनियम ने नहीं उनको थर्ड जेंडर घोषित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो तो किया। अधिनियम में शामिल किया गया है। अभी नहीं किया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज नालसा बनाम भारत संघ वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को किया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी वो अलग दूसरा स्टेटमेंट सही था कि क्लियर कर दीजिएगा सर, बता दीजिए। ठीक है। तो हाँ, वो थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया गया है, पर अधिनियम के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस अधिनियम ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है। तो जैसे क्वेश्चन पूछने के बाद ना ऐसे रख दीजिए माइक सामने, ताकि जो तो मेरी बोले, भी आवाज नहीं, जैसे जो बोल रहा है ना उसके आवाज कैसी आ रही है? सही आएगी। जो बोल रहा है बगल में उसकी आवाज सही है, लेकिन जैसे दूर से नहीं कैच कर रहा है, ठीक है। बेसिकली वो सप्रेस किया गया वाइस जानबूझ के, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हम लोग, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दो तीन मुहा माइक लेते हैं, ताकि सबका से एक माइक दे दे। लेकिन तब तक के लिए मेरा क्वेश्चन सर, हम क्वेश्चन में पूछ लेता, ठीक बा। अब क्वेश्चन है हमारा कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, मतलब दे रिजाइन फ्रॉम 7 प्रांत, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ था? तो पहला ऑप्शन है, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी ऑप्शन है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। सी ऑप्शन है, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। और डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। पहला तो एकदम होगा। मेरे ख्याल से जो है 1939 में जो इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है स्टार्ट हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, इसके कारण जो है कांग्रेस, हाँ, तो मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज होगा, पहला भी तो नन ऑफ दीज होगा। नहीं, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है कि त्यागपत्र देने का। आप हर जगह सरकार नहीं बना पाएंगे, तो आप जहां पे बनी है वहां भी त्यागपत्र दे देंगे। अरे बनेंगे, आप बनेंगे मोटा भाई, हर जगह सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, ना कि
इस्तीफा दे देंगे। तो कांग्रेस ने इस्तीफा इस वजह से दिया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को शामिल कर लिया गया था। गांधी जी बहुत विरोध में आ गए थे। तो नन ऑफ दिस, लगभग सभी लोग का आंसर सही है और आज बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यूपीएससी के पीवाईक्यू से, ये समीर सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू से, ये दोनों लोग टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को लोड नहीं लेना है जिंदगी का, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से रैंडम पूछे जा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि सरकारी स्वामित्व वाली हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट यह है कि इसका मुख्यालय नासिक में है। दूसरा है यह कानपुर, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद इन जगहों पर भी निर्माण करती है, इनका निर्माण केंद्र है। दोनों स्टेटमेंट सही है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से दोनों सही है क्योंकि है सही। तो सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय रक्षा एवं एरोस्पेस कंपनी हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, न कि नासिक में। हाँ, इसका निर्माण केंद्र नासिक में है, कोरबा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, बेंगलोर में है और हैदराबाद में है। ठीक है, अच्छा, मतलब ये बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और निर्माण केंद्र। ठीक है, तो हिंदुस्तान, ये याद रखना भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये बढ़िया मतलब है, बहुत पैसा कमाती है, शेयर मार्केट में बहुत प्रॉफिट दे रही है, तो शेयर मत लगाना, अभी बहुत हाई प्राइस पे है। अब सुनो, दूसरा मेरा क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर, ये तीन लोग हैं, क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए, ये जैन साधु हैं। ऑप्शन बी, ये नाटककार है। ऑप्शन सी, ये मंदिर वास्तुकार है। ऑप्शन डी, ये दार्शनिक है ना? तो ठीक है, तो लगभग आंसर आ गया है बी, और बहुत बढ़िया, क्या बात है कार्तिक कुमार सिंह, वेरी गुड। तो ये क्या है? नाटककार है। ठीक है, तो जैसे भवभूति ने मालती माधव नामक ग्रंथ लिखा था, तो हो सकता है अगले साल ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि मैथ द कॉलम से रिलेटेड, तो याद रखना भवभूति ने लिखा था मालती माधव नामक ग्रंथ। हस्तिमल ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जैसे सुभद्रा, मैथिली कल्याण। हस्तिमल एक जैन नाटककार थे। क्षेमेश्वर ने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। तो ये तीनों नाटककार थे, इसमें से कुछ लोग जैन भी थे, तो लेकिन सारे लोग जैन नहीं थे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। नाटक की बात हो रही है, अब नाटक से एक प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो प्रश्न को एकदम ध्यान से आप लोग सुनिए कि यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बार बार बोलता हूँ पूरा। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह आंध्र प्रदेश में विद्यमान प्राचीनतम नाट्य कला विधा है। ठीक है, दूसरा है इसे जक्कुला वारू नामक विशिष्ट समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसकी चर्चा आईने अकबरी में भी मिलती है। अब आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत। पहला गलत है, पहला तीसरा सही है, आंध्र प्रदेश में जो क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश डांस है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी यक्षगान का ही एक रूप है, जिसको क्षेमेंद्र योगी जो थे 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने कुचिपुड़ी जो है अपना वो किया था। तो और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का बॉर्डर भी मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है यक्षगान कर्नाटक का एक तरीके से फोक आर्ट है, डांस और ड्रामा है, लेकिन उसका एक सीरीज जो है वो कुचिपुड़ी भी है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो फाइनल उत्तर ठीक। तो फाइनल उत्तर ये है कि यक्षगान जो है आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में आज तक विद्यमान प्राचीनतम नाट्य कला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 जो दिया था, इसकी चर्चा आईने अकबरी में मिलती है, वो गलत था। बाकी इसे जक्कुला वारू नामक विशिष्ट समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब जो यूपी के लिए सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये है कि अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय नाट्य नौटंकी की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो नौटंकी की चर्चा जो भी करता हो यहाँ पे पब्लिक में आईने अकबरी में नौटंकी दिखती है, आईने अकबरी में नौटंकी दिखती है। यक्षगान कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों का है। नौटंकी से याद है पल्लव सर आपके लिए ये प्रश्न। पहला ये है कि कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा है राष्ट्रकूट हमेशा का क्वेश्चन है, हर बार का फिक्स क्वेश्चन है ये। नहीं, इसे प्रश्न भी पूछता है। कैलाशनाथ मंदिर, मैं आसान कर देता हूँ। कैलाशनाथ मंदिर, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि यहाँ पे कैलाश पर्वत उठाए गए रावण का दृश्य है। दूसरा है कि कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट शासक था, उसने इसका निर्माण कराया था। पल्लव, कैलाशनाथ मंदिर मामल्लपुरम में है मेरे हिसाब से। कांची के, रुको किसने कहता? कृष्ण प्रथम चालुक्य, कृष्ण प्रथम चालुक्य था। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, कृष्ण प्रथम कुछ तो था, पता नहीं कितना, याद नहीं होता है। तो कैलाशनाथ मंदिर,
सेकंड स्टेटमेंट वापस पढ़ो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा में है, उसमें पहला जो कैलाश पर्वत उठाया गया रावण का अंगन है। दूसरा स्टेटमेंट था कि इसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कृष्ण प्रथम को कूटा था राष्ट्रकूटों ने, तो राष्ट्रकूट ऐसे याद किए थे। राष्ट्रकूट जो है वो सही स्टेट, मतलब दोनों स्टेटमेंट मेरे सही थे। कैलाशनाथ मंदिर जिसमें एलोरा गुफा में कैलाश उठाए हुए रावण का अंकन है, दृश्यांकन है, इसको निर्माण कराने वाले जो शासक थे वो कृष्ण प्रथम थे, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर मेरी इसमें एक तो आज का प्रश्न जो है सेकेंड लास्ट मेरी तरफ से प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है उन्होंने आत्मा एवं ब्रह्म से संबंधित वाद विवादों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तीसरा है कि उन्होंने संघ का निर्माण किया जिसमें महिलाओं एवं पुरुष दोनों की प्रवेश की अनुमति थी। मेरे हिसाब से केवल पहला सही है। ओनली वन करेक्ट। मेरे हिसाब से उन्होंने संघ का जो निर्माण किया था उसमें महिलाओं की अनुमति बाद में उन्होंने दे दी थी। तो हाँ, लेकिन वो ये थोड़े आम्रपाली, कब थी गई? हाँ आम्रपाली नहीं, उनकी मौती थी गौतम। हाँ, एंट्री जो है वुमेन का उनके टाइम पे वुमेन एंट्री शुरू हो गया था संघ में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा क्या था? हाँ, चर्चा नहीं। वो एकदम इस बात में कहते कि ये कुरीति है, तो मतलब ये सब शून्यवाद, उनका नाम था शून्यवाद, सब कुछ शून्य है। उनका कोई सिद्धांत नहीं था, जिसे अद्वैतवाद बाद में आया, तो उनका शून्य था कि वो जीरो से स्टार्ट करना चाहते थे। वो यही सब कहते थे कि दुनिया दुखों से भरी है, लोग अपनी इच्छाओं के कारण दुखी हैं, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करिए और निर्वाण पाइए। तो इसी के साथ मैं रिपीट कर देता हूँ सही आंसर। स्टेटमेंट 1 और 3 सही था। स्टेटमेंट 1 था कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। तीसरा था कि उनके संघ जो भी थे उसमें महिलाओं और पुरुषों के दोनों की प्रवेश की अनुमति थी। पहला उनकी मौसी जो भी थी प्रजापति गौतमी जिनका नाम था, उनको एंट्री मिली थी, पहली महिला थी वो। अब प्रश्न दूसरा यानी कि मेरा लास्ट, ठीक है। ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत की कर संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दुबे हीरोइन है, इस वजह से याद आया आम्रपाली। वो क्या, आम्रपाली कहीं तो नाम सुना है, भोजपुरी की प्रसिद्ध कलाकार। अब पूछे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये था कि दिल्ली सल्तनत की कर संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, गौर से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सरदारों से कर लगाने के अधिकार वापस ले लिए थे। स्टेटमेंट 2 है कि खेती पर लगने वाले करों को खराज कहा जाता था। यह किसानों के उत्पादन का लगभग 50% होता था, ठीक है। खुम्स, खराज और खुम्स, ठीक है। तीसरा यह था कि 3 प्रकार के कर थे, खेती पर लगने वाला कर तथा मवेशियों व घरों पर लगने वाला कर। अब आप लोग को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। चरी सब कर तो थे और स्थानीय शासकों से अधिकार लेके सेंट्रलाइज कर दिया। मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही है। खम्स, खराज और कई उस्त्र, कई तरह के अलग अलग कर थे। ऑल आर करेक्ट। सही लग रहे हैं, सारे सही लग रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, सबका अलग एक तरीके से टर्मिनोलॉजी थी। तो बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। उसने क्या किया था कि स्थानीय जो सरदार थे उन लोग से सब अधिकार वापस ले लिया था और कुछ सेंट्रलाइज कर दिया था, जैसा इन्होंने बताया, ठीक है। और खेती पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था। ये स्टेटमेंट अभी भी आगे भी किसी भी एग्जाम में आप दे रहे हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि खराज क्या होता है। आप 50 तो दे देगा, आप बस खराज मार के दे दीजिए, ठीक। हाँ, तो ये लीजिए अभी। तो मेरा प्रश्न है अंत के प्रश्न 5th and 6th शेड्यूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि जहाँ पे 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन देखती है, वहीं 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन देखती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि असम के मामले में जहां राज्यपाल ये तय करता है कि संसद व राज्य विधानमंडल की कौन सी विधि कहां लागू होगी, वहीं त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के मामले में संसद विधि बना करके राष्ट्रपति संसदीय विधि को, मतलब संसद की विधि को राष्ट्रपति और राज्य की विधि को राज्यपाल मतलब बताएगा कि कौन सी विधि कहां लागू होगी, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आया? फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्या से पहला गलत है, ठीक है।
पहला दूसरा दोनों गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा तो जो छठा शेड्यूल है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसको लेके बेसिकली लॉज हैं। और पहला जो है वो शेड्यूल एरिया, ट्रैवल एरिया सिंपली कहा गया है, जिसमें 10 स्टेट आ जाते हैं लगभग। और दूसरी बात, जो दूसरा जो आपका ऑप्शन है उसमें आपने बोला कि एक स्टेट आसाम में जो है उसमें जो है सिर्फ राज्यपाल हैं और बाकी जो है उसमें संसद के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा कुछ है। तो मेरे ख्याल से जो जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं उसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के साझा सहमति पे जो है एक तरीके से कोई भी अनुसूचित जनजाति के सेकंड स्टेटमेंट में ना उल्टा है। हाँ। असम वाले मामले में हाँ। राष्ट्रपति संसद की विधि, मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है, मतलब मे भी गलत हो, लेकिन अपना तुक्का तो आदमी लगाएगा ही। मेरे हिसाब से असम वाले में राष्ट्रपति संसद की विधि लागू करता है और राज्यपाल राज्य की विधि लागू करता है, और बाकी सब में राष्ट्रपति सब लागू कर देता है। पता नहीं सर। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट सही था। 5वीं अनुसूची जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन देखता है, वहीं 6ठी अनुसूची केवल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, बेसिकली AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। ठीक है, असम के मामले में राज्यपाल को यह अधिकार है, न कि राष्ट्रपति। राज्यपाल को यह पावर है कि वह संसद की विधि या राज्य विधानमंडल की कौन सी विधि लागू होगी या नहीं लागू होगी। वहीं त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के मामले में संसद की विधि को राष्ट्रपति और राज्य की विधि को राज्यपाल ये तय करेगा कि कौन सी विधि कहाँ लागू होगी, नहीं लागू होगी, कट के लागू होगी, पिट के लागू होगी, नहीं लागू होगी। ठीक है, तो ऑल दैट क्लियर। असम में राज्यपाल हाँ। दूसरा मेरा प्रश्न था, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में बात की गई है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि संविधान के केवल संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि जो प्रस्ताव पारित होगा वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्यों के 2/3। मैं फिर से पूछ दे रहा हूँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 62 के अंतर्गत है। दूसरा स्टेटमेंट, केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, अन्यथा नहीं। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि जो प्रस्ताव पेश होगा वो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पदच्युत माने जाएंगे। तीसरा भी सही है। हाँ, पहला भी रुको, पहला 62 ही है, सही है मेरे हिसाब से। 3 पहले में 61 में तो वो है जो राष्ट्रपति का पद है, मेरे हिसाब से। सर आप बताइए जैसा भी हो। अब आर्टिकल दे मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है दूसरा और तीसरा तो सही है। ठीक है, और पहला भी, पहले में कन्फ्यूजन है एक्चुअली। अगर संविधान का कोई भी सॉरी, केवल दूसरा सही है। मैं बताता हूँ। आर्टिकल 61 न कि 62 जो कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करता है, 14 दिन पूर्व सूचना देकर के संसद के किसी भी सदन में जो कुल 1/4 जो मेंबर्स होते हैं उनके रिकमेंडेशन पे ये प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से नहीं बल्कि सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम आधा, मतलब कम से कम आधे प्लस और 2/3 बहुमत, ठीक है, ये होना चाहिए। न कि 2/3 बहुमत सदस्यों का तो अपने आप आधा प्लस हो जाएगा। नहीं, दोनों चीज अलग अलग है। दोनों चीज अलग है। दो चीज नहीं, जैसे इन्होंने बोला सदस्यों का अरे मैं बताते रहा हूँ, पहले एक बार मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, तो कम से कम एब्सोल्यूट बहुमत प्लस 2/3 बहुमत होना चाहिए। और राष्ट्रपति को जो महाभियोग प्रक्रिया चलती है ये केवल संविधान के अतिक्रमण पे चलती है। जैसे सर मान लीजिए 100 लोग ही उपस्थित हों, उसमें से 2/3 कर लें तब नहीं होगा। नहीं, तो आपने सदस्यों की संख्या का बोला, सदस्यों का मतलब 200। नहीं, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे महाभियोग चलानी हो, इस समय 100 लोग मर जाएं, सांसद लोग, ठीक है, तो 400 लोग पे ही नहीं तो 400 लोगों के बहुमत से जोड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति पे चलाना रहेगा तो उसमें 545 ही जोड़ेंगे। तो आपने इसे तो बोला कुल सदस्यों की संख्या का 2/3। नहीं, मैं वो नहीं बोला हूँ। मेरा मतलब ठीक है, मैं जो भी बुलाऊंगा, मैं समझाने का मतलब ये है। हाँ, तब तो गलत है। मतलब कुल बात ये है कि राष्ट्रपति भी जो महाभियोग लगेगा वो हमेशा एब्सोल्यूट बहुमत चाहिए, कम से कम प्लस 2/3 बहुमत चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जबकि अन्य जजों पे महाभियोग लगाना रहेगा तो जो इस समय की सदस्य संख्या है उसका एब्सोल्यूट बहुमत प्लस 2/3 बहुमत चाहिए। अब मेरा लास्ट, इसलिए राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो सबसे कठिन महाभियोग माना जाता है। बिल्कुल। अब मेरा लास्ट का 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन, ताकि आप लोग जाते रहते थोड़ा खुश हो जाए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में इस्पात उद्योग यानी स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, इसको निम्नलिखित में से किसका इंपोर्ट कराना होता है, यानी किसका आयात की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है सोरा, ऑप्शन बी है शेल फॉस्फेट यानी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी है कोकिंग कोल और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में किसका आयात करती है इंडिया।
तीनों का आयात करती है, मतलब डी ऑप्शन आपके हिसाब से। सर आप लोग? नहीं, कोकिंग कोल का इंडिया कहाँ से करेगी? लेकिन बात यह है कि इंडिया कोकिंग कोल का आयात करती है, बाकी सब इंडिया में अच्छे खासे मिलते हैं, रॉक फॉस्फेट और शोरा, हाँ। लेकिन कोकिंग कोल, इंडिया कोकिंग कोल बेसिकली अच्छे ग्रेड का कोकिंग कोल मंगाता है इंडिया में बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी इंडिया मंगाता है, पता नहीं क्यों, ये समझ में नहीं आता, इसीलिए बहुत ज्यादा डिबेट होता है। कोकिंग कोल इंडिया में होने के बावजूद इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराता है बाहर से। तो इसका आंसर सी है, कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला, कोककारी। भाई लोगों जो देख रहे हैं यार, सब लोग पहले लाइक करके तब वीडियो देखना शुरू। सी आंसर सही है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है ये, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। एनसीईआरटी बैच का एक भी व्यक्ति अगर ये आंसर गलत बताया तो कल से एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास नहीं होगी, बंद हो रही है सीधे सीधे, और सभी लोग को आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नदियों और झीलों में जल की मात्रा, यानी जो रिवर और जो लेक्स हैं इनमें जल की मात्रा भौम जल की मात्रा से अधिक है, मतलब ग्राउंड वाटर से अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, ध्रुवीय हिमनद मतलब ग्लेशियर, जो पोलर ग्लेशियर है, और ग्लेशियर में जल की मात्रा भौम जल की मात्रा से अधिक है। ठीक है, तो बताइए। सबसे ज्यादा समुद्र में, मतलब फ्रेश वाटर, ठीक ठीक ठीक, सही बोल रहे हैं आप, ग्राउंड वाटर, बिल्कुल। तो ये एकदम दूसरा आंसर इसका सही है, लगभग सभी लोगों ने सही बताया है। ठीक है, तो ध्रुवीय हिमनद और हिमनदों में जल की मात्रा भौम जल की मात्रा से अधिक है। इसका पूरा फैक्ट ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस लाइन बाय लाइन कर चुके हैं। सर आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? खत्म। तो दोस्तों आज की क्लास, लास्ट क्वेश्चन, वाईएम देवस्थली समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? वाईएम देवस्थली समिति, ऑप्शन देंगे तुरंत बता ठीक है, आईआईटी जेईई में सुधारों, नहीं, आईआईटी जेईई में सुधारों के लेकर के, क्रेडिट रजिस्ट्री बनाने को लेकर के, ठीक है। तीसरा है कि बैंकिंग प्रणाली में भुगतान बैंकों को लेकर के। चौथा है 5G सेवाओं को भारत में लागू करने को लेकर। 5G है, 5G है। पहला तो मूर्ति समिति है, या तो दूसरा या तो चौथा है, तो मैं 5G के साथ चला जाऊंगा, 5G। तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के लिए वाईएम देवस्थली समिति का गठन किया गया था। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री गलत हुआ है, सही उत्तर होगा, इसीलिए वाईएम देवस्थली। इसके गलत भी होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग सेशन समाप्त करते हैं। सीसेट आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और सर की क्लासेस जो भी आ रही है उसको डेली बेसिस पे करिए। इसके बाद बंद। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे एक दो लोग को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है सर क्वेश्चन पीछे, हम लोग भी तो ऐसे ही सुन रहे हैं क्वेश्चन, और यही तो आपका एक बार में सुनने की क्षमता बढ़ाएगी। कान तेज करिए, कान में तेल डाल के बैठिए, या डॉक्टर को चेक कराइए। एक बार में हम लोग भी सुन रहे हैं, प्रोसेस होता है कि कान में एग्जैक्टली एक बार में जल्द से जल्द सुनना है और जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करना है। जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पास तो एटलीस्ट माइक है, और हम लोग भी तो एक बार सुन के ही आंसर दे रहे हैं। अच्छी बात इस सेशन की यह है कि किसी को नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और ये इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बनाता है। जल्दी ऑडियो क्वालिटी वगैरह पे काम करके 4-5 माइक लगा देंगे, सब लोग सुनते रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कट कर दीजिए सर।